और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं 24 मिनट में 24 बड़ी खबरें। गुरुग्राम में फराटा भर्ती कार से नोट उड़ाए गए, लेकिन पुलिस को जैसे ही इस घटना की जानकारी लगी, इसके बाद से ही नोट उड़ाने वालों के होश उड़ गए, क्योंकि अब उनकी तलाश शुरू कर दी गई है और ये पूरा का पूरा सीन कॉपी पेस्ट किया गया। शाहिद कपूर के वेब सीरीज फर्जी से फिल्मों में तो शाहिद कपूर पुलिस से बचने के लिए ऐसा करते नजर आए हैं, लेकिन गुरुग्राम की सड़क पर जो हुआ वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। DL10 CP 7142 नंबर की सफेद कार जो कि तेज रफ्तार से जा रही थी, उसके पीछे बैठा एक युवक जिसके बाजू पर टैटू बना दिख रहा है, मुंह पर रुमाल बंधी हुई थी और हाथों से भर भर करके सड़क पर नोट उड़ाता हुआ नजर आया। सड़क पर नोट उड़ाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद से गुरुग्राम पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस का दावा यह भी है कि जल्दी दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद से पता चलेगा कि आखिर युवकों ने सड़कों पर नोट क्यों उड़ाए और क्या ये नोट अवैध थे या फिर युवकों की कोई मंशा थी। तो राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ वो बेहद ही दिलचस्प था और माहौल बेहद अलग था, बेहद खुशनुमा था। हर कोई सभापति जगदीप धनखड़ की जमकर तारीफ कर रहा था, जिन्होंने अपने कौशल से किसी तरह का हंगामा नहीं होने दिया। ऑस्कर में भारत के 2 अवार्ड मिलने की खुशी राज्यसभा तक पहुंच गई। दरअसल द एलिफेंट विस्पर्स के अलावा SS राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है और RRR के राइटर के विजेंद्र कुमार राज्यसभा के सदस्य भी हैं। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने चर्चा की बात कही और खड़गे ने भी RRR के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर मिलने पर सराहना की, सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि उम्मीद है कि मोदी सरकार इन पुरस्कारों का श्रेय नहीं लेगी। बहरहाल सदन के भीतर आज का माहौल देखने लायक था और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ सदन चला रहे थे उसकी हर ओर तारीफ हो रही है, क्योंकि इस पूरे मसले पर एक बार फिर से युद्ध जैसी तस्वीरें सामने आ सकती थी। दोनों पार्टियों के बीच में घमासान की स्थिति बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से जगदीप धनखड़ की धमक हर ओर छाई रही। तो सन्यासी से संत और संत से सांसद और सांसद से सरकार तक का सफर तय करने वाले योगी इस नवरात्रि पर शक्ति साधना करेंगे। सिर्फ योगी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में दुर्गा सप्तशती पाठ और अखंड रामायण का पाठ होगा और इसके लिए योगी सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हर जिले के डीएम को निर्देश दे दिए गए हैं और 21 मार्च तक तैयारी पूरी करें। पाठ के साथ साथ देवी जागरण भी होगा और इसके लिए सरकार की तरफ से हर जिले को फंड भी मिलेगा। योगी अक्सर गोरखनाथ मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आते हैं, तो नवरात्रि के मौके पर वो खुद अनुष्ठान करते हैं, कन्या पूजन भी करते हैं। अब योगी का ये फैसला सुर्खियों में छाया हुआ है। कांवड़ियों का फूलों की बारिश से स्वागत और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और अब नवरात्रि के मौके पर पाठ का आयोजन। माना यह जा रहा है कि इस आयोजन के जरिए यूपी में बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश है, क्योंकि नवरात्र के बाद से ही यूपी में निकाय चुनाव होंगे, तो लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से कम वक्त ही बचा है। तो वहीं दूसरी ओर पानीपत में 3 दिनों तक RSS की प्रतिनिधि सभा की बैठक में अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई और मंथन हुआ और इस सभा में 3 दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। तीसरे यानी कि आखिरी दिन सरकारेवाह दत्तात्रेय हसबोले मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने राहुल गांधी के विदेश में बोले गए शब्दों पर नाराजगी जाहिर की। हसबोले ने कहा कि राहुल गांधी को मुख्य विपक्षी पार्टी का बड़ा नेता होने के नाते जिम्मेदार से बोलना चाहिए और हसबोले ने यह भी कहा कि आपातकाल के दौरान मैं भी जेल में था। कांग्रेस को लोकतंत्र के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने आज तक इमरजेंसी के लिए भी देश से माफी नहीं मांगी। राहुल के इन्हीं बोल पर RSS की तरफ से पलटवार किया गया। तो बैठक में कई प्रस्तावों पर भी मंथन हुआ। सरकारेवाह दत्तात्रेय होसबोले ने यह भी कहा कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ABPS की इस 3 दिवसीय बैठक में चुनाव को लेकर के कोई चर्चा नहीं की गई और यहां तक कि संघ की बैठक में राजनीतिक विषय पर कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ और बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के CM मनोहर लाल को बुलाए जाने पर संघ ने कहा कि यह परंपरा है। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले RSS की टॉप लीडरशिप की ये आखिरी बड़ी मीटिंग रही। तो दूसरी तरफ पंजाब और दिल्ली फतह हासिल करने के बाद से अब आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों की ओर कदम बढ़ा रही है और इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में सभी सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में जनसभा के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा है कि देश के हर राज्य के लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उनके वहां भी जाए।
यानी अब आम आदमी पार्टी इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ बाकी राज्यों में भी चुनाव मैदान में उतर चुकी है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिस तरीके से पहले भी घोषणा की गई थी कि आम आदमी पार्टी लगातार अपने पैर पसारेगी और अलग अलग राज्यों में भी चुनाव लड़ने की कोशिश जारी रहेगी। और ऐसे में अब जब पिछली बार आपने देखा था कि गुजरात में चुनाव लड़ा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो अब कोशिश है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी अपनी पैठ जमा सके आम आदमी पार्टी। और इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस बात की घोषणा भी की गई। 24 घंटे काम कर रही है IT मैनेजमेंट टीमें और मध्य प्रदेश में आपका चुनावी बिगुल भी बच चुका है। हालांकि शंखनाद तो कर दिया गया मध्य प्रदेश में आपका चुनावी बिगुल बचते ही अब एक्टिव मोड में तमाम पार्टियां भी नजर आ चुकी हैं। तो वहीं पानीपत में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय बैठक खत्म हो गई और बैठक में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने सेम सेक्स मैरिज पर केंद्र सरकार के नजरिए का समर्थन किया है। होसबोले ने कहा है कि शादी सिर्फ अपोजिट सेक्स वालों के बीच ही हो सकती है। और सर कार्यवाह होसबोले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दी गई स्पीच पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ये भी बोल चुके हैं और कह चुके हैं कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में चुनाव को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। उनके मुताबिक यहाँ तक कि संघ की बैठक में राजनीतिक विषय पर भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और हरियाणा के CM मनोहर लाल को बुलाए जाने पर संघ ने कहा कि यह परंपरा है और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले RSS की टॉप लीडरशिप की यह आखिरी बड़ी मीटिंग थी। इसमें सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, पांचों सर कार्यवाह RSS की अखिल भारतीय कार्यकारिणी, क्षेत्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी संघ के प्रतिनिधि, सभी विभाग प्रचारक और 34 अलग अलग संगठनों के स्वयंसेवक संघ शामिल हुए। तो कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के अपमानजनक शब्दों को लेकर के बीजेपी का हल्ला बोल लगातार जारी है। जयपुर की सड़कों पर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया तो रंधावा ने PM मोदी को लेकर के विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। और बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है, जहां पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले विपक्ष की हुई बैठक में भी ये मसला उठाया गया था। PM पर विवादित टिप्पणी का मसला विधानसभा में भी गूंजा। कृषि और पशुपालन की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान रंधावा के बयान पर बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट तक कर दिया। अनुदान मांगों पर बहस के दौरान सतीश पुनिया का भाषण खत्म होते ही बीजेपी ने अचानक से रंधावा के मसले का उठाकर मुद्दा बनाया और हंगामा शुरू कर दिया। वहीं विधानसभा में रंधावा के खिलाफ नारे तक लगाए गए। जयपुर में बीजेपी का हल्ला बोल एक बार फिर से जारी रहा और ऐसे में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के अपमानजनक शब्दों को लेकर के बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिला। जयपुर की सड़कों पर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया तो रंधावा ने PM मोदी को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी, दरअसल जिसके खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करती हुई नजर आई और बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय का प्रदर्शन भी किया। तो महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल तक शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने अपने प्रदर्शन से कई मार्गों को बाधित कर दिया। हालांकि इस हड़ताल से अस्पतालों को कोई परेशानी नहीं हुई है क्योंकि डॉक्टर इस विरोध में शामिल नहीं हुए। दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग पर विचार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति की घोषणा की है। उसके बाद से प्रदर्शन शांत हो गया है और शिंदे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें कि फडणवीस विधानसभा और परिषद में विपक्ष के नेता अजित पवार सहित कई प्रतिनिधि भी शामिल होते हुए नजर आए। हालांकि अब पुरानी पेंशन बहाल होगी महाराष्ट्र में या नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक समिति का गठन जरूर किया गया है और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की समिति तैयार की गई है ताकि इस पर नजर बनाई जा सके और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा किया जा सके। उसके बाद से OPS को बहाल करना है या नहीं करना है इसको लेकर के फैसला सामने आ सकता है। हालांकि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र में चल रहा है, उम्मीदें जताई जा रही है कि आने वाले समय में OPS को लागू किया जा सकता है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 17वीं लोकसभा का 1 साल और बचा हुआ है और अभी सत्र पूरा होने के बाद अब केवल 3 सत्र मॉनसून, शीत और बजट सत्र होंगे। अब सभी पार्टियों ने अपने सांसदों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिया है। सांसदों की उपस्थिति, उनकी चर्चा में हिस्सेदारी, सवाल पूछने और निजी बिल लाने जैसी गतिविधियों में कितने शामिल हुए, इस आधार पर सांसदों का आकलन किया गया। इसके मुताबिक लोकसभा में महाराष्ट्र के सांसद सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आए, जो चाहे पक्ष के हो या फिर विपक्ष के। महाराष्ट्र के कुल 48 सांसदों ने
12,780 प्रश्न पूछे हैं और वहीं सबसे ज्यादा 80 सांसद वाले यूपी ने 7,968 सवाल पूछे हैं। वहीं बिहार के सांसदों ने 4,258 सवाल पूछे। तो बीजेपी के 3 सांसद भागीरथ चौधरी, मोहन मांडवी और रमेश चंद्र कौशिक सहित कुल 6 सांसदों की उपस्थिति 100% दर्ज की गई। वहीं 12 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने 4 साल में कुछ भी नहीं बोला है। सिनेमा टीवी की बात करें तो फिर सनी देओल सबसे कम सक्रिय रहे, उन्होंने सिर्फ 1 सवाल किया है और 21% हाजिर रहे।